आइए जानते हैं कि मेटल्स में किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, मेटल में वो फोर्सेस जो मेटल एटम्स को बांधे रखते हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप के फोर्सेस हैं जिन्हें हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, ये न तो प्योरली कोवेलेंट नेचर का होता है और न ही प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का, आयनिक नेचर का। तो ये इस तरह के बॉन्ड्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो दोनों की अच्छी क्वालिटीज, चाहे वो कोवेलेंट की और आयनिक की, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिला के एक बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मेशन होता है। और इसी से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल की गवर्न होती है। जैसे कि हमें पता है कि मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई डेंसिटी। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फेयरली हाई होता है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से सीधा सा मतलब यह है कि मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही हाई स्ट्रेंथ का होगा। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किससे रिलेटेड है कि वो जो एटम्स हैं या आयंस हैं या कंस्टिट्यूएंट जो भी पार्टिकल्स हैं जिससे कि वो सॉलिड या मेटल बना हुआ है, वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्सेस से बंधे हुए हैं। और अगर वो स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्सेस से बंधे होंगे तो क्या होगा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए कि वो मेल्ट कर पाए। क्योंकि मेल्टिंग के केस में जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं वो समाप्त होते हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। और हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होने के कारण ही इनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट तो और ज़्यादा हाई होगा। इसके अलावा एक और जो स्पेशल क्वालिटी है जो मेटल्स में पाया जाता है, वो है कि ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉर्मली चाहे हम आयनिक सॉलिड लें या कोवेलेंट सॉलिड लें, सॉलिड स्टेट में नॉर्मली ना तो आयनिक सॉलिड और न ही कोवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के प्योर गुड कंडक्टर होते हैं। नॉर्मली जो भी कोवेलेंट सॉलिड होंगे वो तो लगभग इंसुलेटर हैं। कुछ ही कोवेलेंट सॉलिड होते हैं जिसमें कि कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और जो आयनिक सॉलिड हैं वो भी या तो मोल्टन स्टेट में होंगे कंडक्टिंग, या जब हम एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे तब वो कंडक्टिंग होंगे। तो इस हाई इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी को समझाने के लिए दो थियरीज दी गई, जिनके बेसिस पर कि हम समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं मेटल्स। तो इसमें जो सबसे पहली थियरी है वो है इलेक्ट्रॉन सी थियरी, और दूसरी थियरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, या जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं बैंड थियरी। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी थियरी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सी थियरी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कि इस केस में कंसिडर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है जो कि किसी भी मेटल में एग्जिस्ट करता है। और ये नॉर्मली ये जो थियरी थी, ये मेटल्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। इस थियरी को डेवलप किया था ड्रूड और लॉरेंट्ज में, ड्रूड एंड लॉरेंट्ज। इनके अनुसार मेटल्स में ये माना जाता है कि एक स्ट्रांग टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे। जैसे एक मेटल है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एम एन प्लस, ये एन इलेक्ट्रॉन लूज किया बस एन ई माइनस। तो ये जो मेटल है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसने एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो इस तरह से अगर बहुत सारे मेटल के जितने भी एटम्स हैं, अगर ये प्रक्रिया जारी रखेंगे कि वो सभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते जाएंगे और अपने पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो उससे होगा क्या, सिस्टम में बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज, इन्हें एक अलग नाम दिया गया है कर्नेल्स। ये कर्नेल क्या है, ये कर्नेल न्यूक्लियस हो उसके साथ स्ट्रांगली बंधा हुआ वो इलेक्ट्रॉन जो कि लूज नहीं किया जाता है। तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर के रूप में इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है,
और ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करते रहेंगे पूरे पूरे सिस्टम में। तो अगर इस तरह से सभी एटम्स अगर ऐसा करने लगे तो वो सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसा कि यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स, ये कर्नल्स, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ से आए हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन एटम्स ने लूज किया है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन को लूज करने से ये जो कर्नल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये जो मेटालिक सिस्टम है इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स डूबे हुए हैं। ये जो कर्नल्स हैं ये डूबे हुए हैं किसमें, इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इस केस में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक कर्नल से अब बंधे हुए नहीं रहते हैं, ये किसी एक कर्नल से बंधे हुए नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, कभी ये इसके साथ है, कभी इधर चला गया, और ये पूरे पूरे सिस्टम में मूव करता है। तो अगर ये मूव करता है तो फिर होगा क्या, ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी चाहिए। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, और यूनिडायरेक्शनल नहीं होने के कारण ये जो करंट्स, जो लोकल करंट्स जनरेट होते हैं वहां पर, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए ओवरऑल मेटल में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन वहीं पर जब हम इसे एक पोटेंशियल सिस्टम से जोड़ देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक साइड में फ्लो करने लगते हैं, और जब ये किसी एक साइड में फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसने इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन था मेटल का उसे बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इस थ्योरी ने। लेकिन इसमें इसने बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो कि इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि जो ऑब्जर्व स्पेसिफिक हीट्स है मेटल का वो बहुत कम है जितना कि थियोरेटिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो इस थियरी ने एक्सप्लेन नहीं किया वो था कि वाई सम मेटल्स आर इलेक्ट्रिकल conductors while other insulators, कि क्यों कुछ मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं जबकि कुछ मेटल्स जो हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इन सब जो लिमिटेशंस हैं उसको रिमूव करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी। आइए देखें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर हम कैसे समझा सकते हैं मेटल में पाई जाने वाली बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्ड को। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ बॉन्डिंग जो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए दिया गया था। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के केस में दो दो मॉलिक्यूल्स उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इन्हीं के बेसिस पे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं जो कि उस पूरे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स के केस में ये माना जाता है कि यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो किसी दो एटम के बीच में न होकर पूरे को पूरे सिस्टम में होता है, और जब पूरे पूरे सिस्टम में एक ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड्स की या एनर्जी लेवल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो होगा क्या, बहुत सारे नैरो स्पेसिंग वाले एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। ये जो नैरो लेवल वाले नैरो
स्पेसिंग वाले एनर्जी लेवल्स होंगे, इनके बीच में एनर्जी वैल्यू का डिफरेंस इतना कम होगा कि हम ये मान सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूम स्टेट आ गया। तो जहां पर तो ये जो भरा हुआ स्टेट है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये जो लेवल बने, तो हमें पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में भी कि एक लेवल होता है जो एम्प्टी होता है, हायर लेवल, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और कुछ लोअर लेवल्स होते हैं जो या तो हाफ फील्ड होते हैं या फुली फील्ड होते हैं। तो ये जो हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो लेवल है वो कहलाता है वैलेंस बैंड, जो कि यहाँ दिखाया गया है। और जो एम्प्टी बैंड है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि जीरो केल्विन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो हो गया कंडक्शन बैंड। तो ये दो बैंड बन गए एनर्जी के, और ये जो बैंड्स हैं ये क्या हैं, एनर्जी लेवल्स है। तो जिसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो है वैलेंस बैंड, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो है कंडक्शन बैंड। मेटल्स के केस में क्या होता है कि इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होती है, ये लगभग ओवरलैप किए हुए रहते हैं एक दूसरे पे। तो जब ओवरलैप किए हुए रहेंगे तो उस केस में होगा क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंस बैंड में अवेलेबल हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने के लिए, वो सभी आसानी से कंडक्शन बैंड में अवेलेबल रहेंगे, और इसीलिए मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होती है। जबकि यहीं पर अगर हम सेमीकंडक्टर का केस ले लें तो यहाँ होता क्या है कि ये जो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल है इसमें, और ये जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, इसके बीच स्लाइट एक डिफरेंस होता है जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये प्रोहिबिट करता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाए। लेकिन जैसे कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और इसमें कंडक्टिविटी आती है। इसीलिए हमें पता है कि सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और ये जो इंक्रीमेंट है ये इसी कारण से होता है कि यहाँ पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। या जब हम डोपिंग करते हैं तो उस केस में या तो एक नया एनर्जी लेवल बन जाता है जो या तो कंडक्शन बैंड के पास होता है या वैलेंस बैंड के पास। तो ये जो एनर्जी गैप है इसके इस नए लेवल के बनने से, तो ये जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जबकि इंसुलेटर का अगर हम केस लें तो इंसुलेटर्स के केस में ये जो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल्स जो हैं जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसमें वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड जो एम्प्टी बैंड है इसमें बहुत ही लार्ज एनर्जी गैप है, यही फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका अमाउंट बहुत हाई है, और जब अमाउंट बहुत हाई होगा तो उस केस में बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कंडक्शन बैंड में। तो नॉर्मली इसीलिए जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करना, ये इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उतनी एनर्जी अवेलेबल न रहने के कारण नॉर्मली इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है।